हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है नालायक दामाद नहीं मिला होता तो बेटी की ऐसी हालत नहीं होती। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। पार्किंग में कार खड़ी करके मैं दफ्तर की ओर बढ़ ही रहा था कि इतने में तेजी से चलते हुए वह आई और भाई साहब कहते हुए मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। उसकी गोद में 2-2.5 साल की एक बच्ची भी थी। एक पल को तो मैं सकपका गया कि कौन है। यहाँ तो दूर दराज के रिश्ते की भी मेरी कोई बहन नहीं रहती। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। मुझे उलझन में देखकर वह बोली, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? मैं लाजवंती हूँ, आपकी बहन लाजो। मैं तो आपको देखते ही पहचान गई थी। मैंने खुशी के मारे उस औरत की पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे तू है चुड़ैल। मैं बचपन में उसे लाड से इसी नाम से पुकारता था। सो बोला, भला पहचानूंगा कैसे? कहाँ तू बित्ती भर की थी, फ्रॉक पहनती थी और अब तो एक बेटी की माँ बन गई है। मेरी बातों से उसकी आंखें भर आई। मुझे दफ्तर के लिए देर हो रहा था। इसके बावजूद मैंने उसे घर ले जाना ही ठीक समझा। वह कार में मेरी साथ वाली सीट पर आ बैठी। रास्ते में मैंने गौर किया कि वह साधारण थी। सूती साड़ी पहने हुए थी। मामूली से गहने भी उसके शरीर पर नहीं थे। सैंडल भी कई जगह से मरम्मत किए हुए थे। बातचीत का सिलसिला जारी रखने के लिए मैं सबका हालचाल पूछता रहा, मगर उसके पति और ससुराल के बारे में कुछ ना पूछ सका। लाजवंती को मैं बचपन से जानता था। वह मेरे पिताजी के एक खास दोस्त की सबसे छोटी बेटी थी। दोनों परिवार में बहुत मेल जोल था। हम सब भाई बहन उसके पिताजी को चाचा चाची कहते थे और वह मेरे पिताजी को ताऊ जी। अम्मा व चाची में खूब बनती थी। दोनों घरों के मर्द जब दफ्तर चले जाते तब अम्मा व चाची अपनी सिलाई बुनाई लेकर बैठ जाती और घंटों बतियाती रहती। हम बच्चों के लिए कोई बंधन नहीं था। हम सब बेरोक टोक एक दूसरे के घरों में धमाका चौड़ी मचाते हुए खाते पीते रहते। पिताजी ने हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मांस खाना व शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। वैसे भी वह इन चीज़ों के ज़्यादा शौकीन नहीं थे, लेकिन चाचा जी खाने पीने के बेहद शौकीन थे। अक्सर उसकी फरमाइश पर हमारे यहाँ दावत हुआ करती। इस पर अम्मा कभी कभी पिताजी पर झल्ला भी जाती थी कि जब खुद नहीं खाते तो दूसरों के लिए क्यों इतना झंझट कराते हो। तब पिताजी उन्हें समझा देते, क्या करें बेचारे पंडित है ना, अपने घर में तो दाल गलती नहीं, हमारे यहाँ ही खा लेते हैं। तुम्हें भी तो वह अपनी सगी भाभी की तरह ही मानते हैं। मेरे पिताजी एक्सरसाइज इंस्पेक्टर थे और चाचा जी एजुकेशन इंस्पेक्टर। चाचा जी मजाक में पिताजी से कहते, यार कैसे कायस्थ हो तुम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पानी की जगह शराब ही पीता। तब पिताजी हंसते हुए जवाब देते, लेकिन गंजे को खुदा नाखून देता ही कहाँ है। इसी तरह दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे कि अचानक ना जाने क्या हुआ कि चाचा जी नौकरी से सस्पेंड हो गए। कई महीनों तक जांच होती रही। उन पर बेईमानी करने का आरोप लगा था। एक दिन वे बर्खास्त कर दिए गए। बेचारी चाची पर तो जैसे मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा। 2 बड़ी लड़कियों की तो शादी हो चुकी थी, पर 3 बच्चे अभी भी छोटे थे। सुरेंद्र 8वीं, वीरेंद्र 5वीं व लाजो 4थी जमानत में पढ़ रही थी। चाचा जी ने जो कुछ कमाया था वह जी खोलकर मौज मस्ती में खर्च कर दिया था। आड़े समय के लिए चाचा जी ने कुछ भी नहीं जोड़ा था। चाचा जी को बहुत मुश्किल से
नगर निगम में एक छोटी सी नौकरी मिली। जैसे तैसे पेट भरने का जुगाड़ तो हुआ, लेकिन दिन मुश्किल से बीत रहे थे। वे लोग बढ़िया कवाड़ के बजाय अब छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। चाची को चौका बर्तन से लेकर घर का सारा काम करना पड़ता था। लाड प्यार में पले हुए बच्चे अब जरा जरा सी चीज़ों के लिए तरसते थे। दोस्ती के नाते पिताजी उस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा माली मदद करते रहते थे। समय बीतता गया। चाचा जी के दोनों लड़के पढ़ने में तेज थे। बड़े लड़के को बीए करने के बाद बैंक में नौकरी मिल गई और छोटे बेटे का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। मगर लाजो का मन पढ़ाई में नहीं लगा। वह अक्सर बीमार रहती थी। वह बेहद चिड़चिड़ी और जिद्दी भी हो गई थी और मुश्किल से 8वीं जमानत ही पास कर पाई। फिर पिताजी का तबादला बिलासपुर हो गया। मैं फिर फॉरेस्ट अफसर की ट्रेनिंग के लिए देहरादून चला गया। कुछ अरसे के लिए हमारा उनसे संपर्क टूट सा गया। फिर न पिताजी रहे और न चाचा जी। हम लोग अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। कई सालों के बाद ही इंदौर वापस आना हुआ था। शाम को जब मैं दफ्तर से घर पहुंचा तो देखा कि लाजो सबसे घुल मिल चुकी थी। मेरे दोनों बच्चे बुआ बुआ कहकर उसे घेरे बैठे थे और उसकी बेटी को गोद में लेने के लिए उनमें होड़ मची थी। मेरी इकलौती बहन 2 साल पहले एक हादसे में मर गई थी, इसलिए मेरी बीवी उमा भी ननद पाकर खुश हुई। खाना खाने के बाद हम लोग उसे छोड़ने गए। नंदा नगर में एक चालनुमा मकान के आगे उसने कार रुकवाई। मैंने चाची जी के पैर छुए, पर वह मुझे पहचान ना पाई। तब लाजो ने मुझे ढूंढ निकालने की कहानी बड़े जोश से सुनाई। चाची जी मुझे छाती से लगाकर खुश हो गई और रुंधे गले से बोली, अच्छा हुआ बेटा जो तुम मिल गए। मुझे तो रात दिन लाजो की फिक्र खाए जाती है। दामाद नालायक निकला, वरना इसकी यह हालत क्यों होती। भूखों मरने से लेकर गाली गलौज मारपीट सभी कुछ जब तक सहन करते बना, यह वहीं रही। फिर यहाँ चली आई। दोनों भाइयों को तो यह फूटी आंख नहीं सुहाती। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। जवान लड़की को बेसहारा छोड़ते भी तो नहीं बनता। बेटा इसे कहीं नौकरी पर लगवा दो तो मुझे चैन मिले। सुरेंद्र भी इसी शहर में रहता था। अब वह बैंक मैनेजर था। एक दिन मैं उसके घर गया। उसने मेरी बहुत खातिरदारी की, लेकिन वह लाजो की मदद के नाम पर टस से मस नहीं हुआ। लाजवंती का जिक्र आते ही वह बोला, उसका नाम मत लीजिए भाई साहब, वह बहुत तेज जवाब की है। वह अपने पति को छोड़ आई है। हमने तो सब कुछ देखकर ही उसकी शादी की थी। उसमें ससुराल वाले के साथ निभाने का ढंग नहीं है। माना कि दामाद को शराब पीने की लत है, पर घर में और लोग भी तो हैं। उनके सहारे भी तो रह सकती थी वह। घर छोड़ने की क्या जरूरत थी। सुरेंद्र की बातें सुनकर मैं अपना सा मुंह लेकर लौट आया। मैं बड़ी मुश्किल से लाजो को एक गांव में ग्राम सेविका की नौकरी दिला सका था। चाची जी कुछ दिन उसके पास रहकर वापस आ गईं और अपने बेटों के साथ रहने लगी। मेरा जगह जगह तबादला होता रहा और तकरीबन 15 साल बाद ही अपने शहर वापस आना हुआ। एक दिन रास्ते में लाजो के छोटे भाई वीरेंद्र ने मुझे पहचान लिया। वह जोर देकर मुझे अपने घर ले गया। उसने शहर में क्लिनिक खोल लिया था और उसका प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही थी। लाजो का जिक्र आने पर उसने बताया कि उसकी तो काफ़ी पहले मौत हो गई। यह सुनते ही मुझे धक्का लगा।
उसका बचपन और पिछली घटनाएं मेरे दिमाग में घूमने लगी। लेकिन एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि मौत की खबर सुनाते हुए वीरेंद्र के चेहरे पर गम का कहीं कोई निशान नहीं था। मैं चाची जी से मिलने के लिए बेताब हो उठा। वह एक कमरे में मैले कुचैले बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अब वह बहुत कमज़ोर हो गई थी और मुश्किल से ही उठ पाती थी। आंखों की रोशनी भी तकरीबन खत्म हो चुकी थी। मैंने अपना नाम बताया, तभी वे पहचान सकी। मैं लाजो की मौत पर दुख जाहिर करने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे अपने नज़दीक बैठा लिया। वह मेरे कान में मुंह लगाकर धीरे से बोली, लाजो मरी नहीं है बेटा, वह तो इसी शहर में है। ये लोग उसके मरने की झूठी खबर फैला रहे हैं। तुमने जिस गांव में उसकी नौकरी लगवा दी थी, वहीं एक ठाकुर साहब भी रहते थे। उनकी बीवी 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़कर मर गई। गांव वालों ने लाजो की शादी उनसे करा दी। लाजो के अब 2 बेटे भी हैं। वैसे अब वह बहुत सुखी है, लेकिन एक बार उसे अपनी आंखों से देख लेती तो चैन से मरती। एक दिन लाजो आई थी तो वीरेंद्र की बीवी ने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया। वह दरवाजे पर खड़ी रोती रही। जाते जाते वीरेंद्र से बोली थी कि भैया, मुझे अम्मा से तो मिलने देने दो, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं माने। लाजो की यादों में डूबकर चाची जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह रोते रोते आगे बोली, बताओ बेटा, उसने क्या गलत किया? उसे भी तो कोई सहारा चाहिए था। सगे भाई होकर इन दोनों ने उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। तुम्ही ने उसकी नौकरी लगवाई थी। तभी मैंने महसूस किया कि सबकी नज़रें हम पर लगी हुई है। मैं उस जगह से फौरन हट जाना चाहता था जहां अपने भी परायों से बदतर हो गए थे। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि लाजो को ढूंढ निकालना है और उसे एक भाई जरूर देना है।